वेलकम एवरीवन। आज हम पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका बिजनेस ओवरव्यू, इनके प्रोडक्ट्स, ये किस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, इनका क्या सेक्टर है, उन सब के बारे में हम ये डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। We'll start with the board of directors. As you can see, Mr. Sharat Shah is the chairman and director of the company. Mr. Munjal Shah is the managing director. Mr. Harsh Bansali is the chief financial officer of the company. Okay, तो बेसिकली ये कंपनी 40 साल पुरानी कंपनी है। इंडिया में लीडिंग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में से आती है डिफेंस और स्पेस इंडस्ट्री में। बेसिकली अभी फ़िलहाल सिर्फ दो ही लिस्टेड कंपनीज़ हैं, एक पारस डिफेंस हो गई और एक हो गया अपना BDL। इनके पास 40 सालों का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, 50+ प्रोजेक्ट्स हैं, 330 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 30 R&D के साइंटिस्ट हैं। दो इनकी R&D फैसिलिटीज़ हैं, एक नेरुल में और एक बेंगलुरु में। ये सोल सप्लायर हैं इमेजिंग कंपोनेंट्स के एंड लार्ज साइज ऑप्टिक्स के फ्रॉम इंडिया, और कोई भी कंपनी नहीं है इस फील्ड में। इनके बहुत सारे यूरोप में इनका एक्सपोर्ट बिजनेस है, US में है, इज़राइल में है, साउथ कोरिया में है, और लगभग हर साल ये लोग नए कंट्रीज़ को ऐड करते जा रहे हैं। इनके 5 सेगमेंट्स हैं जिसमें ये मोस्टली काम करती है कंपनी। एक तो हो गया डिफेंस स्पेस एंड ऑप्टिक्स, सेकेंड इज़ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड इज़ हैवी इंजीनियरिंग, फोर्थ इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सिस्टम्स, एंड फिफ्थ इज़ नीच टेक्नोलॉजीज़। आइए जानते हैं इन पोर्टफोलियोज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। फर्स्ट पोर्टफोलियो इनका है डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स। इसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, इंफ्रारेड लेंसेज, डिफ्रेक्टिव ग्रेटिंग्स, मल्टीफोल्ड लेंसेज, लार्ज साइज ऑप्टिक्स एंड रिफ्लेक्टर्स, डोम्स, ऑप्टिकल गायरोस्कोप एंड मैकेनिकल असेंबलीज। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसिशन रिक्वायरमेंट वाले ऑप्टिक्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिसिशन मैटर करता है, और ये मोस्टली स्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में लगते हैं। आपने देखा होगा जैसे नई जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं, जो भी उनमें लेंसेज वगैरह फिट होने होते हैं, जो भी स्पेशल टाइप के इंफ्रारेड आर्मी को सप्लाई करना है, इंफ्रारेड गॉगल्स वगैरह, वो सब ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सेकेंड इनका जो कैटेगरी है वो है डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे टाइप के रगेड कंट्रोल सिस्टम्स। तो कंट्रोल सिस्टम्स वो भी रगेड, जो कि मजबूती से बने रहें। फिर जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो इंटर यूनिट्स जो कम्युनिकेट करती हैं, वो जो सिस्टम्स होते हैं, वो सभी के सभी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। फिर इनका जो थर्ड है हैवी इंजीनियरिंग एंड डिफेंस। ये बेसिकली ट्यूब, मोटर्स, हाई कैपेसिटी इंजन्स, डिफेंस स्ट्रक्चर्स, कैबिनेट्स। चौथे प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम्स। तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सिस्टम्स में क्या होता है, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जब दुश्मन हमला करता है तो उससे ख़राब ना हो जाए, उसके प्रोटेक्शन के सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो वो बहुत सारे चीज़ों में इम्प्लीमेंट होता है, राइट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स टू द आर्म्स, एम्यूनेशंस, एंड इवन टू द कैबिनेट्स एंड रैक्स। तो ये एक इनका वर्टिकल हो गया। EMP इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल है। फिर उसके बाद ये नए अभी अभी एंटर हुए हैं नीश टेक्नोलॉजीज़ में। तो नीश टेक्नोलॉजीज़ में बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करते हैं, छोटे साइज़ के ड्रोन्स, छोटे साइज़ के सैटेलाइट्स, अभी थोड़े बड़े ड्रोन्स पे भी ये लोग काम करना स्टार्ट किए हैं। डिप्लॉयबल एंटीनास, बहुत बड़े साइज़ के डिप्लॉयबल एंटीनास जो कई 100 किलोमीटर दूर से मिसाइल्स को ट्रैक कर सकते हैं, एनिमी एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं इनके रीसेंट इन लोगों ने क्या काम किया है। लास्ट ईयर 2020 में से 2021 तक इन लोगों ने क्या काम किया है। इन्होंने अपनी जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है नेरोल में, उसको एक्सपांड किया है। एक ये नए पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं ISI स्पेस। ये नीदरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। दिस इज़ यूज्ड इन नैनो सैटेलाइट्स। फिर इन्होंने एक हाई परफॉर्मेंस एम्बेडेड कंप्यूटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया है
फॉर नेवल फोर्सेस एंड एविएशन इंडस्ट्री। इन्होंने अभी एक रिमोटली कंट्रोल्ड बॉर्डर डिफेंस सिस्टम जो कि हमारे नॉर्थ में डिप्लॉयड हुआ है, इन्होंने डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ DRDO। इनके पास अभी 215 करोड़ का ऑर्डर बुक है और ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। इनके पास 25 नई टेक्नोलॉजीज इन लोगों ने लास्ट 5 सालों में डेवलप की है और 3 पेटेंट भी फाइल किए हैं। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं हमारा डिफेंस इंडस्ट्री का ओवरव्यू। हमारा टोटल जो डिफेंस ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है, वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो डिफेंस इंडस्ट्री बेसिकली दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग इंडस्ट्री है, जिसमें 2019 में 1.93 ट्रिलियन डॉलर्स स्पेंड किए गए ग्लोबली। ये 3.6% ज़्यादा है 2018 से। ये इनमें से मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड रशिया। अभी जो यूएस है और जो चाइना है, इन लोगों ने स्पेंडिंग अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है उसके कारण इन दोनों कंट्रीज़ ने अपनी ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मनी इन्फ्लो किया है। सेम वे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा मनी का इन्फ्लो हुआ है और ये 11.26% के CAGR से ग्रो हुई है। यहाँ पे दो टाइप से आप जैसे चार्ट में देख सकते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि आर्मी और जो भी मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनके रिटायरमेंट, सैलरी, पेंशन, इन सब चीज़ों पे खर्च होता है। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये न्यू प्रोक्योरमेंट के लिए यूज़ होता है। अभी आप देखोगे तो न्यू प्रोक्योरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है एक्सपेंडिचर में, बट हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट मतलब ये इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। दोनों एक रस्सी के एंड्स हैं, अलग अलग एंड्स। अभी आप देखोगे 2012 से 2016 में हम 9.7% इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट थे, जो कि बढ़ के 12.8% हो गया 2012 से 16 के बीच में। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी। बट अच्छी बात यह है कि अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और इंडिया में आत्मनिर्भर भारत के चलते हुए बहुत सारे न्यू कंपनीज फॉर्म हो रही हैं और डिफेंस सेक्टर में अपना इनपुट्स दे रही हैं। अभी हमारी इंडियन कंपनीज़ को अथॉरिटी मिल गई है कि 42 अदर कंट्रीज़ में अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को वो सेल कर सकते हैं। आप नीचे यहाँ पे इस चार्ट में देखोगे कि कंटिन्यूसली हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं, इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं, बट उसी रेशियो में एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं। अभी देखते हैं इन जो डिफेंस इंडस्ट्री और स्पेस इंडस्ट्री है, इनके ड्राइवर्स क्या हैं, क्या इनको आगे फोर्स कर रहे हैं बढ़ने के लिए, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो बेसिकली दो मेन अभियान हैं और दो मेन पॉलिसीज़ हैं जिसके कारण इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ग्रो होने वाली है। पहला तो आत्मनिर्भर भारत, जो कि सेल्फ रिलायंट इंडिया है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को। तो ये एक इंडियन सेक्टर डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, जिससे और भी कंपनीज़ अपने गुड्स को, अपने अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन गवर्नमेंट को और इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी कर पाएंगी। जो सेकंड पॉलिसी है वो है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। तो इसमें क्या है कि अभी पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है, पूरा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस, जो भी डील्स होती हैं, ये सब पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है और ये पूरे नए डिसीजंस। करंटली इंडिया में इंडिया की कंपनीज सिर्फ 3.21 बिलियन डॉलर के इक्विपमेंट्स और आर्म्स, एम्यूनिशन और पूरे डिफेंस वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया को सेल करती हैं। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2029 तक ये बढ़ के 13.4 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, क्योंकि इंडिया बेसिकली बहुत सारी पुराने जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो भी फ्लीट है हमारी फोर्सेस की, वो सबको रिप्लेस कर रही है और इंडियन गुड्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। आप नेक्स्ट चार्ट में देख सकते हैं, इसमें जो 4 मेजर सेक्टर्स हैं इसमें कितना ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। ये एक फोरकास्ट है
जिसमें आप 4 कैटेगरीज को देख सकते हैं: हैवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन, डिफेंस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब 2020 से लेके 2029 तक बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हैं। तो इंस्पाइट के पारस डिफेंस के पास अभी तक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन इन कमिंग फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट स्पेस इंडस्ट्री। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि बाय 2030 देयर विल बी 23,329 सैटेलाइट्स टू बी लॉन्च्ड। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। करेंटली 2015 से 2020 तक सिर्फ 2046 सैटेलाइट्स ही लॉन्च की गई हैं। इस सेक्टर में एक प्रॉब्लम यह है कि सस्ते लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है। जो छोटी कंपनीज़ हैं, छोटी सेक्टर जो छोटे प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, वो लोग डिस्पाइट बनाने के उनके पास सैटेलाइट्स हैं लॉन्च करने के लिए, लेकिन उनके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो लॉन्च कैसे करें। वो सब बहुत महंगा है। बट धीमे धीमे जैसे जैसे ये कैपेबिलिटीज़ सस्ती होंगी, ये बहुत ज़्यादा स्पेस इंडस्ट्री में ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, उन्होंने एक नई कंपनी फॉर्म की है अभी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करके। इनका मेन गोल ये है कि जो नए प्लेयर्स हैं, प्राइवेट पार्टीज़ हैं, ये सब इंडियन स्पेस में बहुत ज़्यादा और कंट्रीब्यूट करें, इसरो को हेल्प करें और अपनी अपनी नई सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करें। आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं कि इसरो का जो बजट है वो हर साल 2013 से लेकर 2021 तक हर साल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है स्पेस इंडस्ट्री के लिए, और आने वाले कुछ सालों में ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो होने वाली है, सेम एज डिफेंस सेक्टर। ये दोनों एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कभी भी कम नहीं होंगी, क्योंकि इनका डिफेंस वाला तो वैसे भी एनिमीज़ कभी ख़त्म होते नहीं हैं, और स्पेस अगर आपको आगे रहना है तो स्पेस इंडस्ट्री में आपको लीडिंग पोजीशन बना के रखनी ही पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ठीक है, अभी आप इनका रेवेन्यू, जो फर्स्ट चार्ट है इसमें आप कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हैं। ये 2018 से 2021 तक काफ़ी जिटरी रहा है, और ऑलमोस्ट देखा जाए तो सेम ही रहा है। इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा है। बट अगर आप एबिडा देखोगे तो एबिडा में थोड़ी सी ग्रोथ आपको दिखेगी। 2020 में ड्यू टू कोविड वगैरह सारे स्पेस और डिफेंस जो भी प्रोग्राम्स और जो भी स्केड्यूल्ड परचेजेस वगैरह थे वो सब स्टॉप कर दिए गए थे। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह बंद थी कुछ टाइम तक, तो वहाँ पे ऑब्वियसली इनको इम्पैक्ट दिखेगा। तो 2020 हम इन सारे चार्ट्स वगैरह में से इग्नोर कर सकते हैं एज एन एक्सेप्शनल ईयर। बट इनका पैट भी देखोगे तो वो भी कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। इनका पैट भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, डिस्पाइट के सेल्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब अगर आप इनका रेवेन्यू शेयर देखेंगे तो इनका जो मेन रेवेन्यू आता है 64.93 करोड़, ओके, आउट ऑफ टोटल ऑफ हाउ मच 143 करोड़। तो मोस्टली जो रेवेन्यू आता है वो आता है डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स से। फिर 40.62 करोड़ आता है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सॉल्यूशन से। बाकी का 37.78 करोड़ आता है हैवी इंजीनियरिंग से। इनका बाकी गवर्नमेंट से जो इनका रेवेन्यू है वो है 50.8%। तो मोस्टली ये इंडिया में ही सप्लाई करते हैं, बट इनका एक्सपोर्ट भी है, जैसे मैंने बताया था, इसराइल, साउथ कोरिया, यूरोप वगैरह तरफ पे। तो 16.9% वहाँ से आता है। 32.3% ये और भी प्राइवेट कंपनीज़ को जो सेल करते हैं इंडिया में, वहाँ से आता है। यहाँ पे आप उनका ऑर्डर बुक देख सकते हैं जो कि कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अगेन, डिस्पाइट रेवेन्यू और पैट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ऑर्डर बुक एटलीस्ट बढ़ रहा है, एसेट्स भी बढ़ रहा है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बढ़ रहा है। अभी इनके थोड़े से और कैश फ्लो वगैरह चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 2017 से लेकर 2021 तक जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश फ्लो है वो काइंड ऑफ गिरा है। 2019 तक गिरा है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवर होना स्टार्ट किया है। तो ये इंडिकेशन है एटलीस्ट कंपनी ज़्यादा पैसा तो नहीं कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन चांसेस हैं कि कंपनी आगे जैसे जैसे इनकी सेल्स टॉप लाइन बढ़ेगा वैसे ही वैसे इनका बॉटम लाइन बढ़ेगा और इवेंचुअली कंपनी कैश में कन्वर्ट कर पाएगी। करेंटली ज़्यादा इनके पास फाइनेंशियल लोन वगैरह नहीं है,
बहुत ज़्यादा खर्चा ये लोन पे नहीं उठा रहे हैं, और ज़्यादा ये डिविडेंड भी देती नहीं है कंपनी। अगर आप इनका पीयर्स में देखेंगे तो सिर्फ इनके दो ही पीयर, एक ही पीयर है बेसिकली। तो एक है भारत डायनेमिक्स जो कि डिफेंस इंडस्ट्री में काम करती है, और ये एक तो खुद हैं। अगर हम इस कंपनी को समराइज करें तो फिनेंशियली कंपनी अभी तक ज़्यादा ग्रो नहीं की है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पूरी इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री और स्पेस इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा बूमिंग और ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आगे जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होंगी, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ेगी, सस्ती होगी टेक्नोलॉजीज़, वैसे वैसे इंडिजनाइजेशन बढ़ेगा, और इनके एक्सपोर्ट्स वगैरह सब कुछ बढ़ने वाले हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फंडामेंटल्स, ये सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है। करेंटली ये कंपनी थोड़ी सी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल एनालिसिस। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपको अगर मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड प्लीज़ लीव योर जेन्युइन फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि और किस कंपनी का एनालिसिस आपको चाहिए है, या फिर आप देख रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए। प्लीज़ लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।